हेलो दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम टू संपूर्ण अभ्यास। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के हम लोग मोस्ट वीवीआर 20 क्वेश्चन करने वाले हैं 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे बने रहिएगा और ये देखते रहिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान देकर सीखेंगे। चलो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अष्टफलीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है। अष्टफलीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है? तो अष्टफलीय रिक्ति जो होते हैं वो टोटल 6 गोलों से घिरे होते हैं। वो गोले इस प्रकार से होंगे, शुरू में 3 गोले ऐसे रहेंगे और उसके बाद के जो गोले होंगे वो इस प्रकार से उसके ऊपर होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। तो जो बीच का जगह है, यहाँ का जो जगह होता है, ये हमारा कहलाता है अष्टफलीय रिक्ति। तो यही है हमारा अष्टफलीय रिक्ति। ठीक है, यही है हमारा क्या? अष्टफलीय रिक्ति। यही है हमारा अष्टफलीय रिक्ति। ठीक है, इसी को लोग कहते हैं अष्टफलीय रिक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा जो होता है टोटल 6 गोलों से घिरा होता है। 3 गोले नीचे होते हैं और 3 गोले जस्ट इसके ऊपर होते हैं। उल्टे तरीके से, उल्टे डायरेक्शन से। अगर 3 गोले केंद्र में लाएंगे तो अगर ऐसा बनता है, तो जस्ट इसके ऊपर वाले जो 3 गोले होंगे वो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं 3 गोले, इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितनी होती है? तो बीसीसी इकाई सेल का जो भरा हुआ जगह होता है, जिसको संकुलन क्षमता कहते हैं हम लोग, वो होता है 68%। तो खाली वो जगह 100 में से 68 हटा देंगे, 32%। यही सेम चीज़ जो एफसीसी में पूछा जाए, तो एफसीसी में जो ये जगह होती है वो होती है 74%। ठीक है, ये जो भरा हुआ प्रतिशत होता है, संकुलन क्षमता जो होता है वो होता है 74%। तो इसका खाली निकालना होगा तो 100 में से घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 से 2 जाएगा 26% हो जाएगा हमारा खाली वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। तो बीसीसी में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 32% खाली वाला। ठीक है, और एफसीसी में संकुलन क्षमता, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एफसीसी में संकुलन क्षमता होती है वो हो जाएगा हमारा 74%। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयनिक क्रिस्टल है। कौन आयनिक क्रिस्टल है? इसमें से कौन आयनिक क्रिस्टल है? तो आयनिक क्रिस्टल दोस्तों उनको कहते हैं जो धन आवेश और ऋण आवेश वाले आयन से बने हो, धन आवेश वाले और ऋण आवेश वाले आयनों से बने हो, वो होते हैं हमारे आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल कौन बना सकते हैं? तो आयनिक क्रिस्टल दोस्तों याद रखेंगे, आयनिक क्रिस्टल जो बना सकते हैं वो आपको वर्ग 1 के तत्व, जिसमें कौन बनाते हैं? लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ कर गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक फ्रेंसियम। और वर्ग 2 के लोग, जिसमें मैग्नीशियम चलेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रोटियम और बेरियम और बाद में रेडियम। तो ये सब जो तत्व हैं ये सब धनात्मक होते प्लस आयन बनाते हैं, और ये भी धनात्मक होते हैं, ये 2+ आयन बनाते हैं। तो इसके साथ जो भी आएंगे वो माइनस वाले आएंगे, मतलब ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये याद रखेंगे, ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए है सोडियम 2SO4, सोडियम सल्फेट। तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम के कारण ये जो होगा ये आयनिक हो जाएगा, सोडियम प्लस पे होता है, ये 2- पे होता है, तो ये हमारा आयनिक बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? एचसीसी में समन्वय संख्या क्या होती है? एचसीसी में समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या क्या होता है? समन्वय संख्या उसको कहते हैं कि एक परमाणु को कितने परमाणुओं ने घेर के रखा हुआ है, उसको हम लोग समन्वय संख्या कहेंगे। यहाँ पर जो हमारा समन्वय संख्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, वो हमारा हो जाएगा 4। देखिए पूछा जा रहा है एचसीसी में, एचसीसी का संरचना कैसा होता है? अगर एचसीसी का संरचना बनाया जाए तो एचसीसी का संरचना कुछ इस प्रकार से, एक बॉक्स होंगे क्यूब जैसा, और परमाणु जो होंगे, परमाणु कहाँ होंगे? परमाणु रहेंगे कोनों पर, यहाँ पर परमाणु होगा, यहाँ पे परमाणु होगा, यहाँ पे परमाणु होगा, यहाँ पे परमाणु होगा, ये सब परमाणु के जगह होंगे। अब है कि इसमें से जो एक परमाणु है वो कितनों परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो किसी एक परमाणु को उठा लेते हैं, जैसे इस परमाणु को उठा लेते हैं, इस परमाणु को, ये कितने परमाणु से घिरा हुआ है ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये पहला परमाणु इससे घिरा हुआ है, दूसरा परमाणु इसके साथ टच में है, तीसरा परमाणु यहाँ पर इसके साथ टच में है, इस परमाणु के साथ टच में है, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा,
पीछे भी एक इसके बॉक्स होगा, यहाँ पर भी परमाणु होंगे, एक बॉक्स इधर भी होगा, इसके साथ यहाँ परमाणु होंगे, अब एक बॉक्स ऊपर में जाएगा ऐसे, यहाँ पर एक परमाणु होंगे। तो दोबारा से हमको जो है यहाँ पर एक परमाणु मिलेगा अगले बॉक्स के लिए, यहाँ पर मिलेगा अगले बॉक्स के लिए, यहाँ पर मिलेगा अगले बॉक्स के लिए। ठीक है, मतलब कि पीछे भी तो एक बॉक्स होंगे इस तरीके से, पीछे भी तो एक बॉक्स होगा इस तरीके से, इधर भी एक बॉक्स होगा इस तरीके से, ऊपर में भी बॉक्स होंगे, ऊपर में बॉक्स होंगे इस तरीके से, जो भी हो इस तरीके से एक बॉक्स ऊपर में भी होगा ऐसे। तो ये टोटल जो है ये, एक मिनट, ये जो टोटल ये जो परमाणु है ये कितने परमाणु से घिरा हुआ हो गया? ये जो परमाणु है ये कितने परमाणु से घिरा हुआ हो गया? ये हो गया एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, दो परमाणु, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6। टोटल 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से वो घिरा हुआ है। देख लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से वो घिरा हुआ है। और ये आगे पीछे वाला, ये आगे पीछे वाला, तो बिल्कुल इस तरीके से वो घिरा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से वो घिरा हुआ है। एक परमाणु यहाँ एक घिरा हुआ है, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से और एक आगे से और पीछे से, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परमाणुओं से भी घिरा हुआ है। तो इस स्थिति में जो समन्वय संख्या होती है वो टोटल हो जाएगी हमारी 6। इस स्थिति में समन्वय संख्या हो जाएगा 6, इस स्थिति में समन्वय संख्या हो जाएगा 6 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्सागोनल इकाई सेल में समन्वय संख्या कितनी थी? हेक्सागोनल इकाई सेल, हेक्सागोनल इकाई सेल कैसा होता है पहले वो जान लेते हैं, उसको हम लोग समन्वय संख्या देखेंगे। इसका हेक्सागोनल इकाई सेल कैसा होता है ये देखेंगे, हेक्सागोनल इकाई सेल की संरचना के बारे में। ये इस तरीके से संरचना रहता है हेक्सागोनल इकाई सेल। ऊपर में ये षष्ठकोण हो गया और नीचे में एक षष्ठकोण बना देते हैं, और ये षष्ठकोण इसके साथ टच में रहेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब क्या होता है, इसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें जो परमाणु होंगे, ये परमाणु कहाँ कहाँ रहेंगे? इसमें जो परमाणु होंगे वो परमाणु होंगे, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, पहले तो षष्ठभुज के 6 भुजा पे परमाणु होंगे, एक बीच में भी होगा। इसके बाद भी यहाँ पर के नीचे में भी उसी तरीके से षष्ठभुज के 6 भुजा पे होंगे, अब एक बीच में होगा। और यहाँ पर 3 परमाणु होते हैं, यहाँ पर 3 परमाणु होते हैं इस तरीके से। तो इसमें जो समन्वय संख्या होगा वो कैसे निकालेंगे? इसमें समन्वय संख्या निकालने के लिए हम लोग किसी एक परमाणु को पकड़ेंगे, किसी एक परमाणु को पकड़ना होगा। कौन से परमाणु पकड़ेंगे? तो इस परमाणु को पकड़ेंगे, इस परमाणु को। अब क्या करेंगे, इस परमाणु जो है सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। इधर नीचे 3 परमाणु है, और इसके ऊपर अगर एक और बॉक्स बनाया जाए इस तरीके से, इसके ऊपर अगर एक और बॉक्स बनाया जाए षष्ठभुजीय का, एक और बॉक्स बनाया जाए इसके ऊपर ऐसे षष्ठभुजीय का, तो यहाँ पर भी बीच में 3 परमाणु होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, बीच में 3 परमाणु होंगे, यहाँ पर भी बीच में 3 परमाणु होंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी बीच में 3 परमाणु होंगे। तो अब अगर देखा जाए तो 3 नीचे ये वाला भाग, 3 परमाणु जो है हमारा, 3 नीचे परमाणु हो गया ये वाला, 3 ऊपर हो गया, बीच में यहाँ पर 3 3 6 और 6 किनारे किनारे, टोटल 12 हो गया। टोटल 12 परमाणु से घिरा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं हेक्सागोनल इकाई सेल में टोटल 12 परमाणुओं का घिरा होता है, यानी समन्वय संख्या 12 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हीरा किस क्रिस्टल का उदाहरण है? हीरा जो है किस क्रिस्टल का उदाहरण है? तो हीरा जो है आपका सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है, सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है, सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है। इसको लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, नेटवर्क, इसको लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी के, सहसंयोजी में और कौन कौन से आते हैं? सहसंयोजी में और कौन कौन से आते हैं? तो सहसंयोजी में और आते हैं आपका ग्रेफाइट, सहसंयोजी में हमारा जो और आता है वो आता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आता है सहसंयोजी में, जो आता है ग्रेफाइट आता है। ठीक है, ये सिलिका आता है, SiC सिलिका आता है। ठीक है, क्या हो गया इसको? ठीक है, SiC आता है, सिलिका। ठीक है, आपका जिंक, ये जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम आएगा। केवल सिलिकॉन भी रहेगा तो इसमें भी आ जाएगा। तो ये सब सहसंयोजी नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजी या फिर नेटवर्क ठोस में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोगों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि NaCl किस क्रिस्टल का उदाहरण है? जो NaCl है हमारा वो किस क्रिस्टल का उदाहरण है? NaCl किस क्रिस्टल का उदाहरण है? एक मिनट हो जाइए। तो NaCl किस क्रिस्टल का उदाहरण है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। NaCl जो है किस क्रिस्टल का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये देखते हैं। NaCl जो होता है वो SCC का क्रिस्टल का संरचना होता है। SCC यानी
घनाकार, स्क्वायर वाला घनाकार, ठीक है, ये घनाकार इकाई सेल का संरचना है। तो घनाकार में से पूछा जाए तो कौन, घनाकार में 3 प्रकार के इकाई सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? SCC, BCC और FCC। तो इसमें से भी अगर पूछा जाए तो इसमें से अगर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर ये 3, FCC जो होगा ये होगा हमारा आंसर। घनाकार के भी अंदर पूछा जाए कि NaCl किस प्रकार रचना है तो वो FCC की है। ऐसे घनाकार है ऑप्शन में तो घनाकार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, कुल क्रिस्टल जालक संभव है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। अगर पूछा जाए क्रिस्टल तंत्र, अगर पूछा जाए क्रिस्टल तंत्र, अगर क्रिस्टल तंत्र के बारे में पूछा जाए तो क्रिस्टल तंत्र होते हैं टोटल 7, ठीक है। क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं टोटल 7 होते हैं, है ना, 1 2 करके ऐसे करके 7 क्रिस्टल होते हैं टोटल। अब हर क्रिस्टल में 4 जालक बनाना संभव है, संभावना है कि 4 जालक बन सकते हैं हर क्रिस्टल में। कौन कौन से? तो वो हो सकता है SCC हो सकता है, वो BCC हो सकता है, वो FCC हो सकता है और वो ECC हो सकता है। 4 प्रकार के जालक हो सकते हैं। ये सरल इकाई सेल है, ये पिंड केंद्रित इकाई सेल है, ये फलक केंद्रित इकाई सेल है, ये अंत केंद्रित इकाई सेल है। तो अगर सातों में ये चारों संभावनाएं देखी जाए तो टोटल संभावना हो सकता है कि 28 जालक बनाए जा सके। ये सातों क्रिस्टल तंत्रों को मिलाकर के 28 जालक बनाया जा सके, लेकिन ये 28 में से केवल और केवल 14 ही संभव है। केवल और केवल 14 जालक ही संभव है। सभी के जैसे पहला वाला में केवल 3 संभव होता है, SCC, BCC, FCC, केवल 3 संभव होता है, ये नहीं संभव होता है। तो हर किसी में कोई ना कोई संभव है और कोई ना कोई संभव नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 14 ही है जो संभव है, जो संभव है। तो 14 वाले को हम लोग एक नया नाम देते हैं, 14 वाले को हम लोग एक नया नाम देते हैं। 14 वाला क्या नाम देते हैं? 14 वाले को देते हैं हम लोग ब्रेवस जालक। हम लोग नाम देते हैं इसको ब्रेवस जालक, इसको नाम देते हैं ब्रेवस जालक। 14 वालों का नाम देते हैं ब्रेवस जालक। तो ये 14 जो है टोटल ब्रेवस जालक है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कितने जालक संभव है तो कितने जालक संभव है, तो टोटल 14 जालक संभव है, टोटल 14 जालक संभव है। तो हमारा हो जाएगा आंसर 14। आगे आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इकाई सेल किसे कहते हैं। इकाई सेल किसे कहते हैं? तो इकाई सेल किसे कहते हैं? तो अगर हम अभी थोड़ी देर पहले इकाई सेल SSC का संरचना बनाए थे, अगर उसको बनाए दोबारा से, तो इस बॉक्स को अगर हम इस तरीके से दिखाएं, ऐसे सिंपल दिखाएं, तो कोई भी ठोस जो है इसी बॉक्स के बार बार रिपीटेशन से बना हो, ठीक है, इसी बॉक्स के बार बार रिपीटेशन से बना है। कोई भी ठोस ऐसे ही बार बार रिपीटेशन से बना है। तो यहाँ पर हम जो हमारा है एक बॉक्स है, यहाँ पर हमारा जो रिपीट कर रहा है बार बार, यही बॉक्स बार बार रिपीट कर रहा है हमारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकाई सेल किसी ठोस इकाई के संरचना का वह इकाई भाग है। इकाई सेल किसी ठोस संरचना के वह इकाई भाग है जिसके रिपीटेशन से, जिसके आवर्ती से पूरा ठोस का निर्माण हुआ है, जिसके आवर्ती से पूरा ठोस का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई तत्वों के निर्मित यौगिक घनीय संरचना है। घन यानी घर के आकार का है, ये घनीय के आकार का है, ये इस तरीके से घनीय आकार का संरचना रखता है। एक यौगिक है जिसमें एक्स वाई 2 परमाणु है और ये घनीय आकार का संरचना रखता है। आगे क्या कर रहा है? जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर, तो यहाँ पर है, यहाँ पर घन के कोनों पर एक्स परमाणु यहाँ पर है, ये है एक्स परमाणु, जितना भी है ये सब, ये है हमारा एक्स परमाणु, ये है हमारा एक्स परमाणु। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि वाई परमाणु जो है फलक केंद्र पे है। वाई परमाणु हमारा फलक केंद्र पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा फलक केंद्र, एक यहाँ पे होगा फलक केंद्र, एक यहाँ पे होगा, एक आगे की तरफ होगा यहाँ पे और एक पीछे की तरफ होगा यहाँ पे, पीछे की तरफ, इस तरीके से। तो अगर इसको बनाए से तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो कह रहा है कि यौगिक का सूत्र लिखे। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो जो एक्स है, एक्स कितने परमाणु है टोटल? तो यहाँ पर जो है परमाणु का 1/8 भाग होता है, कोनों पर, शीर्षों पर परमाणु का 1/8 भाग होता है। टोटल 8 जगहों पर ये है। तो 1/8 को 8 से गुणा करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वह एक्स कुल मिला के 1 परमाणु। उसी तरीके से अगर वाई को चेक किया जाए, उसी तरीके से अगर वाई को चेक किया जाए, तो वाई के बारे में अगर चेक किया जाए तो वाई जो है, देखिए यहाँ पर होता है 1/2 भाग, 1/2 भाग फलक पर, और 1/2 भाग और टोटल 6 जगहों पर ये मौजूद है। यानी y का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 3। तो जो सूत्र बनेगा हमारा, जो हमारा सूत्र बनेगा, तो जो सूत्र बनेगा हमारा वो इस प्रकार से होगा। देखेंगे जो सूत्र होगा हमारा इस प्रकार से, x 1 और y 3,
वाई जो है हमारा वो 3 है, तो सूत्र जो बनेगा हमारा ये बनेगा XY3, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एफसीसी के लिए परमाणु की त्रिज्या r और इकाई सेल किनारा a का संबंध बताए। एफसीसी के लिए क्या होगा? तो आते हैं एफसीसी का पहले संरचना बनाते हैं हम लोग। एफसीसी का संरचना कुछ ऐसे बनता है। ऐसा बना दिए। और एफसीसी के लिए परमाणु यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा। ये परमाणु ऐसा हो जाएगा, ये परमाणु ऐसा हो जाएगा और ये परमाणु ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, आते हैं यार थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका कलर। हाँ, तो ये हमारा एक त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या और फिर एक त्रिज्या, टोटल 4 त्रिज्याएँ हैं। टोटल 4 त्रिज्याएँ हैं उसमें, है ना। ये हमारा एक त्रिज्या हो गया यहाँ तक, एगो त्रिज्या, फिर 2 त्रिज्या इसके पास और फिर से एक त्रिज्या इसके पास। टोटल 4 त्रिज्याएँ हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो भाग है, ये इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का क्या कर्ण है? ये है ए और ये भी है ए। तो इसका वैल्यू जो होगा कर्ण के हिसाब से होगा √2a। कर्ण के हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √2a। कर्ण के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा √2a। मतलब भुजा के हिसाब से देखा जाए तो ये √2 है, लेकिन त्रिज्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 4r है। तो इसी को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो ये ऐसे लिखाएगा √2a और भुजा के हिसाब से देखा जाए ये यहाँ पर ये रूट नहीं, ए पर थोड़ी समझ, ए पर रूट नहीं होगा, ये ए पर रूट नहीं होगा, केवल 2 पर रूट है, केवल 2 पर रूट है, ए पर रूट नहीं होगा। और भुजा के त्रिज्या के हिसाब से देखा जाए तो त्रिज्या के हिसाब से हमारे पास जो है वो 4r है। तो यही संबंध होंगे, ये संबंध स्थापित हो गया। अब यहीं से अगर ए का वैल्यू निकालना है, यहीं से अगर हमको ए का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें ए का वैल्यू निकालने के लिए कि ए बराबर हम लोग वैल्यू देखेंगे 4r बटा में √2। ये जो है 2 यहाँ चला जाएगा तो भागा में। अब 2 से 2 काटोगे तो ये बन जाएगा कितना? 2√2r। ये बराबर आ जाएगा √2√r। ये आ जाएगा हमारा आंसर ए बराबर। तो इस तरीके से इसका मेन जो सूत्र है इसका ये वाला है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। मेन सूत्र यही वाला है और इसको याद रखिएगा। तो हम लोग r और a, अगर r वैल्यू चाहिए तो 4 की तरफ भेज देंगे, एक वैल्यू चाहिए तो 2 को √2 को तरफ भेज देंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारा संबंध होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कांच को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब खिड़कियाँ होती है, तो खिड़कियाँ गर्मियों के दिनों में साल 2 साल 3 साल 4 साल बीतने के बाद क्या होता है, खिड़कियाँ नीचे से मोटा होने लगती है। जो कांच की खिड़की होती है वो नीचे से मोटा होने लगती है। तो इसका कारण बताया गया कि जो शीशे होते हैं ऊपर से पिघल के नीचे आके जमा होते हैं। तो इसी गुण को अवशोषित करके या इसी गुण को आधार मान के कांच को अतिस्थितिज द्रव कहा गया है। कहा जाता है कि कांच के पास बहने की प्रवृत्ति होती है, कांच के पास बहने की प्रवृत्ति होती है जो बहुत धीमी गति से बहता है, ठीक है। इसी गति के कारण कांच को अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है। कांच के पास बहने की प्रवृत्ति होती है जो बहुत धीमी गति से होता है और इसी के कारण इसे अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीसीसी का पूरा नाम क्या होगा? इसका रैंक बताइए। रैंक यानी परमाणु की संख्या कितना होगा? तो बीसीसी का पूरा नाम लिखते हैं पहले। बीसीसी का पूरा नाम हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हिंदी में कहा जाए, हिंदी में नाम हो जाता है इसका पिंड केंद्रित घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, या केवल सेल भी कह सकते हैं इसको, यूनिट से भी लिख सकते हैं, नहीं से भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम हो गया पूरा का पूरा। और इसके अगर रैंक की बात करी जाए तो रैंक यानी परमाणु की संख्या, तो इसके लिए बीसीसी का संरचना बनाते हैं ताकि रैंक पता चल जाए। तो रैंक पता करने के लिए हमें ये संरचना बना दिए। ऐसे परमाणुओं का जगह दिखाते हैं, परमाणु कहाँ कहाँ होंगे।
तो कोनों पर परमाणु रहेंगे। बीसीसी ऐसा संरचना होता है जिसमें परमाणु कोनों पे होते हैं, शीर्ष पे होते हैं, और साथ ही साथ केंद्र में बीचों बीच भी होते हैं। ये बीचों बीच भी होते हैं, इस तरीके से वो बीचों बीच भी होते हैं। तो कितने परमाणु होंगे इसके पास? टोटल परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो टोटल परमाणु संख्या होगी, तो जो कोने पे परमाणु होते हैं वो होते हैं एक परमाणु का 8 भाग, और टोटल 8 कोना है, इसलिए हम लोग 8 से गुणा करेंगे और हो जाएगा 1। तो कोने पे परमाणु संख्या हो गया 1, सभी कोनों पर मिला करके सभी कोनों पर मिला करके परमाणु संख्या हो गया 1। और एक परमाणु है बीच में, एक परमाणु है बीच में पूरा का पूरा। टोटल जो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2। तो परमाणु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं, इसी को रैंक कहते हैं, और यही हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? तो थोड़ा देर पहले हमने बताया आपको कि जो टोटल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है वो 7 होता है। वो टोटल कितना होता है? 7 होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालक कहते हैं। तो जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं 1 2 3 करके, तो जिसमें एक पहला नंबर पर है घनाकार। घनाकार में 4 हो सकते थे, ACC, BCC, ECC, FCC करके, लेकिन सब चारों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केवल 3 ही पाया जाता है। कौन कौन सा? ACC, BCC और FCC, केवल 3 ही पाए जाते हैं। तो घनाकार इकाई सेल में जो प्रवेश जालों की संख्या होगी वो होगी 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु संख्या। फिर से दोबारा से क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन था इसका रैंक बताए, वही क्वेश्चन यहाँ पर, तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? बेरवादार ठोस। तो बेरवादार ठोस मतलब जो सही ठोस नहीं है, अच्छा सा ठोस नहीं बना है, उसको बोलते हैं बेरवादार ठोस। ऐसे समझिए साधारण भाषा में, बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस के एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल याद रखें, उसी को बार बार पूछा जाता है ना। तो पहला हो गया हमारा रबड़ को याद रखें। कांच को याद रखें, कांच हमारा हो गया कांच। ठीक है, कांच पूछे या कांच पूछे, क्वार्क क्लास में पूछा जाता है। क्वार्क कांच पूछेगा तो बेरवादार, केवल क्वार्क पूछेगा तो रवादार। ठीक है, फिर प्लास्टिक हो गया हमारा, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सब शब्द याद रखें जो बेरवादार से संबंधित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा रबड़, B नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, बेरवादार ठोस में। तो ये दोस्तों मोस्ट VBI क्वेश्चन थे, मोस्ट VBI क्वेश्चन। इसको रिविजन करते रहिएगा, याद करते रहेंगे, और हम इसी प्रकार के फिर आगे भी मोस्ट VBI क्वेश्चन का लिस्ट लेके आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे तो ये आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग